हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इनकम फ्रॉम सैलरी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करने वाले कुछ नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ सैलरी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जैसे कि दिख रहा है बोर्ड पे बहुत सारी चीजें लिखी गई है, बहुत ज्यादा, बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और कब इंपॉर्टेंट है? जब वो रिटायर होएगा। कोई आप अच्छे कंपनी में अगर जॉब करते हो तो आपको कंपनी में रिटायरमेंट में बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है जो कि सैलरी की पार्ट होती है। दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहला चीज है ग्रेच्युटी। क्या नाम है? ग्रेच्युटी। सर ये क्या होता है ग्रेच्युटी? कभी सुना ही नहीं है। ग्रैटिट्यूड, ये सुना है वर्ड? ग्रैटिट्यूड का मतलब किसी के लिए सम्मान में झुक जाना, है नहीं भाई? हाँ, इसने इतना मेहनत किया, ग्रैटिट्यूड दे रहे अपन। तो जब आप कोई कंपनी में जॉब करते हो, इतने सालों से काम कर रहे हो, आपने पूरा टाइम उधर डिवोट किया है, तो आपका बॉस कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रैटिट्यूड फीलिंग रखेगा, यार इसने अपनी लाइफ मेरी कंपनी में दे दी। तो उस खुशी में वो आपको कुछ पैसा दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो वो हमारे लिए होता है ग्रैच्युटी। बात समझा? ग्रैच्युटी क्या है? क्लियर? नॉर्मल इधर ध्यान दो। ग्रैच्युटी, ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये जो ग्रैच्युटी है, ये ग्रैच्युटी आता है सेक्शन 10(10). ग्रैच्युटी आता है सेक्शन 10(10) में, मतलब एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10). ये तीनों सेक्शन याद हो जाएंगे, कभी भूलोगे भी नहीं। 10(10), ठीक है। ग्रैच्युटी क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन कभी कभी ग्रैच्युटी, आप काम कर रहे हो, आपका बॉस बोल रहा है इतने टाइम से इसको कुछ दिया नहीं, दे देता हूं। तो अगर आप काम कर रहे हो गायत्री, और आपका बॉस आपको ग्रैच्युटी का पैसा देता है और आप काम ही कर रहे हो, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ग्रैच्युटी रिसीव्ड व्हाइल इन सर्विस, काम करते समय ग्रैच्युटी का पैसा मिला, फुल्ली टैक्सेबल। ग्रैच्युटी व्हाइल इन सर्विस, फुल्ली टैक्सेबल। पेंशन व्हाइल इन सर्विस, फुल्ली टैक्सेबल। लीव एनकैशमेंट व्हाइल इन सर्विस, टैक्सेबल, क्योंकि ये सब रिटायरमेंट की बात का पैसा है। आप काम कर रहे हो, रिटायर हुए नहीं, और फिर भी आपका बॉस आपको ये सब में से कुछ भी दे रहा है, गवर्नमेंट उसके पर पूरा अमाउंट पे टैक्स लेगा। फुल्ली टैक्सेबल मतलब कोई डिडक्शन नहीं, कोई एग्जम्पशन नहीं, कुछ नहीं। बात समझा? क्लियर? पक्का? लेकिन अगर आप रिटायर हो गए और आप जिधर काम कर रहे थे वो गवर्नमेंट कंपनी था, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, रिटायरमेंट के बाद में, तो गवर्नमेंट ने इसे क्या बोला है? इट इज एग्जम्प्ट इनकम। किसके लिए? फुल्ली एग्जम्प्ट। 20 लाख, 5 लाख, कितना भी मिलने दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी का पैसा एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। कितना भी पैसा आपको मिले, कुछ भी आपको मिले, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगा। एग्जम्प्ट मतलब आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। समझा? लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है, तो आपको पूछा जाएगा कि आप कवर्ड हो क्या ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 72 में, या नॉट कवर्ड हो। कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट ऑफ 1972। फिल इन द ब्लैंक। ग्रेच्युटी एक्ट कौन से ईयर में? 1972। देखो मैं ऑब्जेक्टिव्स दे रहा हूं, बाद में बोलना नहीं मालूम नहीं था। ये बेसिक चीजें जो याद रह सकती है, सब ऑब्जेक्टिव्स याद नहीं रहेंगे, इतने तो याद कर सकते हैं ना आप। तो यहां पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको दो चीज देखना है, कवर्ड है क्या, वो नॉट कवर्ड है। मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेच्युटी का पैसा मिला है, तो कवर्ड है कि नॉट? सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कवर्ड है कि नहीं? क्वेश्चन में बोलेगा वो, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन में बुला रहेगा जो भी बंदा इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर वो कवर्ड है तो उसका ऐसा कैलकुलेशन होगा, अगर वो नॉट कवर्ड है तो उसका ऐसा कैलकुलेशन आएगा। मतलब जो भी उसको मिला है उसमें से गवर्नमेंट उसे डिडक्शन, एग्जम्पशन देने वाली है अंडर सेक्शन 10(10). गवर्नमेंट को तो पूरा एग्जम्पशन है,
लेकिन नॉन गवर्नमेंट को कितना एग्जाम्शन है, तो इन तीन अमाउंट में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो, अब ये तीन अमाउंट कौन सा है, एक्चुअल रिसीव माइनस लीस्ट ऑफ 1 2 3 का मतलब 1 2 3, इस तीनों में जो सबसे कम अमाउंट आएगा उसका आपको एग्जाम्शन मिलेगा आपके एक्चुअल रिसीव में से। मतलब जब मैं इधर ग्रेचुटी का अमाउंट लिखूंगा उसे मैं कहता हूं एक्चुअल रिसीव, उसमें एग्जाम 1 2 3, क्या जितना मिला है उतना ही वही सबसे कम अमाउंट होगा, या तो एनए नोटिफाइड अमाउंट, गवर्नमेंट ने ग्रेचुटी के लिए एक अमाउंट सेट किया है, इतने अमाउंट तक हम आपको एग्जाम्शन दे सकते हैं, एंड दैट अमाउंट इज 20 lakhs. Notified amount for gratuity, fill in the blank, 10 20 25 30 20 lakhs. समझ में आया, अमाउंट इज फिक्स, नोटिफाइड अमाउंट कितना है 20 लाख, समझा के ये क्लियर, इधर भी सेम ही रहेगा 20 लाख, दोनों के लिए ग्रेचुटी का नोटिफाइड अमाउंट इज सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, ग्रेचुटी का अमाउंट इज फिक्स 20 लाख रुपए, बात समझा, दोनों में पहला कैलकुलेशन सेम, एक्चुअल रिसीव नोटिफाइड अमाउंट, कवर्ड हो नॉट कवर्ड हो दोनों का कैलकुलेशन सेम है, खाली तीसरा कैलकुलेशन दोनों में चेंज होता है, इधर 15 दिन का सैलरी और इधर एवरेज सैलरी 10 महीने का, ये दोनों में फर्क है, अगर आप कवर्ड हो तो 15 दिन का सैलरी का डिडक्शन, नॉट कवर्ड हो तो 10 महीने का एवरेज सैलरी निकाला जाएगा। अभी 15 दिन का सैलरी कैसे कैलकुलेट करते, एक महीने में 30 दिन होता है जिसमें 4 संडे आता है, तो अगर 30 में से 4 दिन निकाल दिया तो बचा कितना एक महीने में 26, तो 15 दिन का सैलरी कैसे निकलेगा, 15 डिवाइड बाय 26, एक महीना हुआ ना, 15 डिवाइड बाय 26 इंटू सैलरी पर मंथ जो भी उसका था, बात समझा, इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, इसने कितना साल कंप्लीट किया है उतने साल से इसका 15 दिन का सैलरी मल्टीप्लाई होगा और जो भी आएगा वो 15 दिन का सैलरी आएगा, समझा। 15 दिन का सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 15.26 इंटू जो उसका सैलरी पर मंथ था इंटू कितने साल से वो काम करा, क्योंकि रिटायर हो गया ना भाई, तो इधर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मालूम पड़ेगा, या 20 साल 25 साल 10 साल 8 साल 9 साल जो भी रहेगा लिखना है, सैलरी लेना है 15 दिन का, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 15 दिन का सैलरी आएगा, 1 2 और 3 इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वही डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10), वही एग्जाम्शन क्लेम होगा, समझाइए। हाँ, इधर कितना है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, तो इधर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आधा एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2, यहां पे हाफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने का सैलरी मतलब जो भी तुम्हारा मंथली सैलरी रहेगा इंटू 10 करोगे डिवाइड बाय 10 करोगे, फॉर एग्जांपल मेरा सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो इंटू 10 करूंगा तो 10 महीना, एवरेज निकालना डिवाइड बाय 10, 5,000, घुमा के बोल रहा है, इधर भी सैलरी लिखना है, बट यहाँ पे 10 महीना कैलकुलेट क्यों करना है, क्योंकि मैंने कल बताया था सैलरी में स्लैब होता है, आपको अगर याद होगा तो, हो सकता है इसका 5,000 फिक्स नहीं है, एक महीने में 5 है, एक महीने में 6 है, एक महीने में 2 है, इसलिए 10 महीने का सैलरी निकाला जाता है, बात समझा, तो इधर 10 महीना डिवाइड बाय 10 करना होगा, क्लियर, इसलिए यहां पे हाफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, दोनों में फर्क है, नंबर ऑफ इयर्स एंड कंप्लीटेड, इधर कंप्लीटेड इयर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 साल 5 महीना 3 साल 2 महीना, यहां पे नंबर, यहां पे कंप्लीटेड, आधा साल से ज्यादा है तो राउंड अप हो जाएगा कंप्लीटेड में, आधा साल से कम है तो जो कम वैल्यू है नंबर ऑफ इयर्स में काउंट होगा, समझा, वो वर्किंग जब आएगा तो मैं नंबर और कंप्लीटेड को एक्सप्लेन करने वाला, इसमें कुछ डाउट समझ में आया, तो दिस इज डन। ग्रेचुटी कौन से सेक्शन में आता है, 10(10), 10(10) में क्या आने वाला है, तो 10(10) के अंदर आने वाला है 15 दिन का सैलरी या तो 10 महीने का एवरेज सैलरी, 15 दिन का सैलरी या तो 10 महीने का सैलरी, 15 दिन का सैलरी या तो 10 महीने का सैलरी, 15 दिन का सैलरी कैसे, 15 डिवाइड बाय 26 इंटू सैलरी लास्ट मंथ या पर मंथ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, हाफ एवरेज सैलरी 10 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, क्लियर। अब ये वर्किंग या तो ये वर्किंग वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, अपन डिसाइड नहीं कर सकते,
दिस वॉज योर ग्रेचुटी। समझा? बढ़ते हैं पेंशन की तरफ। पेंशन, हाँ बेटा बोल। मैंने वही बताया, रिटायर हो गया तो कंपनी दे रही है आपको तो ग्रेचुटी है। हाँ, रिटायरमेंट होगा, आपकी कंपनी आपको दे रही है तो हम कैलकुलेट करेंगे। कंपनी नहीं दे रही तो मांगने नहीं बैठने वाले, भाई मेरा 4 साल हो गया, भाई ग्रेचुटी देना चालू कर, नहीं, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। बात समझा आपको? ये कंपनी बेनिफिट्स है। ओके, आते हैं पेंशन की तरफ। ये तो सब फैमिलियर ही है, इसका सेक्शन आपको याद रखना है, वो था 10-10, ये भी है 10-10 बट ए, 10-10 10-10 ए, 10-10 10-10 ए, 10-10 10-10 ए, 10-10 10-10 ए। मजा आया? हाँ, यहां तक क्लियर है। सेक्शन इसका है 10-10 ए, सेक्शन इसका है 10-10 ए। बट उसके पहले अगर आप ध्यान दोगे, ग्रेचुटी में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट पूछते थे, पेंशन में वो नहीं पूछते। पेंशन में पूछते कम्यूटेड क्या अनकम्यूटेड, कम्यूटेड क्या अनकम्यूटेड, कम्यूटेड क्या अनकम्यूटेड। सर ये क्या कम्यूटेड? कल ही मैंने बताया था कम्यूटेड अनकम्यूटेड अपन पेंशन में पढ़ने वाले। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, बहुत सालों से जॉब किया, अब रिटायर हो गया। रिटायर हुआ तो उस कंपनी ने मुझे पेंशन बोला कि आपको हर महीना 10,000 रुपया पेंशन है, बराबर है। मेरा ठीक है। रिटायर हुआ जैताली, उसके अगले महीने से मेरे अकाउंट में 10,000 आना चालू हो गया। ठीक है, क्या मैंने उसे कम्यूट किया है, मांगा है उससे? नहीं, वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ रहा है। उसे मैं कहता हूं अनकम्यूटेड पेंशन। एज अ सैलरी है वो। अनकम्यूटेड पेंशन कैसा है? सैलरी जैसा है। तो सैलरी जैसा है, इनकम फ्रॉम सैलरी में वो तो टैक्सेबल होगा। मतलब अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। बात समझा? अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल है। फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? एग्जाम्पल था कि भाई इसके डैडी कोई कंपनी में जॉब करते, इसकी डैडी कोई कंपनी में जॉब करते, रिटायर हो गए, इसके डैडी को पेंशन आ रहा है, बराबर है। लेकिन डैडी बेचारे सोच रहे शादी करवाना है बेटी का, पैसे की जरूरत है। बॉस के पास आए और बॉस को बोले अभी तो मैं रिटायर हो गया हूं, तो क्या आप मुझे लोन दे सकते हो? ध्यान से सुनो, क्या बोलता है बॉस को, क्या आप मुझे लोन दे सकते हो? बॉस ने सवाल, आप पैसे लौटाओगे कैसे? आप मुझे पेंशन दे रहे हो ना, उसमें से कट कर लेना। मतलब मैंने क्या किया, पेंशन जो मिलने वाला था उसे कम्यूट कर दिया है, ले लिया है एडवांस में। धीरे 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 जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा पेंशन तो चालू है ना, तब तक वो पैसा कटते रहेगा। इसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। अब जो मैंने कम्यूट किया है ना, तो मैंने बॉस को क्या बोला, देखो आप 10,000 रुपया महीना देने वाले हो, मैंने 4 लाख रुपया लिया आपसे लोन, होता है पानी गिरता है, ध्यान दे, 4 लाख रुपया लिया मैंने लोन, बराबर है। आप एक काम करो, हर महीना मेरे पेंशन में से 4-4 हजार कट करो। कब तक कट करेगा? जब तक 4 लाख नहीं होगा। इन शॉर्ट मैंने 10,000 में से 4,000 रुपया कम्यूट कर लिया है। तो अनकम्यूटेड कितना है? 6,000। तो जो 6,000 है वो पूरा टैक्सेबल है, और जो 4,000 है वो कम्यूटेड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बैठा दिमाग में? 4 लाख रुपया नहीं, 4,000। 4 लाख तो लोन लिया है, लोन अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पेंशन कितना कम्यूट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने पेंशन कितना कम्यूट किया? 4, क्योंकि मैंने बोला 4,000 आप कट करो मेरे लोन में, तो जो कट करने का अमाउंट है उसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। समझ में आया? पक्का समझा है? सिंपल तरीके में एक्सप्लेन कर दिया, कम्यूटेड अनकम्यूटेड, ये दिमाग में रखना तो समझ में आएगा। तो अब मैंने क्या किया, 4,000 कम्यूट कर लिया है, 6,000 अनकम्यूटेड है। अनकम्यूटेड पूरा टैक्सेबल, कल के सब में अनकम्यूटेड पेंशन था, पूरा टैक्सेबल दिखाया था। समझाइए? पक्का? हाँ 100%। अब कम्यूटेड पेंशन आया, तो जो कम्यूट किया उसको गवर्नमेंट पूछेगा कि आप कौन से एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो क्या नॉन गवर्नमेंट? तो मैंने बोला भाई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। ठीक है, कम्यूट किया, एग्जाम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने
कम्यूट किया पेंशन, एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010A। ग्रेचुटी, एग्जाम, जितना भी कम्यूट किया, अनकम्यूटेड पूरा टैक्सेबल, कम्यूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम। समझाइए, मतलब उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। नॉन गवर्नमेंट है तो उसको पूछा जाएगा कि आपको ग्रेचुटी मिला था कि कंपनी से कि नहीं मिला है, मतलब ग्रेचुटी रिसीव हुआ है कि नहीं रिसीव हुआ है। ग्रेचुटी अभी बताया, अगर उसे ग्रेचुटी रिसीव हुआ तो ये कैलकुलेशन दिखाएंगे, ग्रेचुटी नॉट रिसीव तो ये कैलकुलेशन दिखाएंगे। क्या? तो एक्चुअल रिसीव माइनस 1/3 ऑफ 100% ऑफ पेंशन। व्हाट इज 100% ऑफ पेंशन? फॉर एग्जाम्पल मेरा पेंशन था 10,000, उसमें से मैंने कम्यूट कितना किया 4,000, इन शॉर्ट 40% अमाउंट। मैंने 40% कम्यूट किया और वो 40% कितना था? 4 लाख था, हाँ या नहीं? 40% पे कितना कम्यूट हुआ है? 4 लाख। जब तक 4 लाख कट नहीं होगा तब तक मेरा 4,000 कट होगा ना। तो कितना परसेंट कम्यूट किया था? 40%, और 40% अमाउंट कितना है? 4 लाख। तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी अमाउंट आएगा उसका 1/3 निकालूंगा और वो इसको माइनस कर दूंगा। समझा? हाँ, मतलब मैंने 4 लाख लिया, ये 40% है। अगर मैं पूरा 100% कम्यूट करता तो कितना वैल्यू होता? तो अगर 40% 4 लाख तो 100% 10 लाख। तो 10 लाख का 1/3 वैल्यू निकालता, जो भी 1/3 अमाउंट आता वो एक्चुअल रिसीव में से माइनस करता अंडर सेक्शन 1010A। इतना एग्जाम्पशन उसको मिलता। ग्रेचुटी रिसीव है तो 1/3 का एग्जाम्पशन है, और ग्रेचुटी नॉट रिसीव है तो हाफ ऑफ 100%, मतलब इसका 10 लाख का आधा कितना आता? 5 लाख। 5 लाख का आपको जो भी मिला है उसमें से माइनस, आपको कितना मिला था? 4, तो 4 में से कितना माइनस कर लेते आप? इतना माइनस करते। समझ में आया? क्लियर? थोड़ा थोड़ा अगर समझा भी है लॉजिक तो आज अपन इसी के ऊपर सम भी करने वाले। ये जो भी लॉजिक मैंने लिखा इसके ऊपर एक मैंने छोटा सा सम लिया जो अपने को कवर करना है आज। क्लियर? पेंशन क्लियर? आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, लीव एनकैशमेंट 1010A। सेक्शन याद रह जाएगा, 1010 1010A 1010AA 1010 1010A 1010AA 1010 1010A 1010AA। याद रहेगा क्या? मेरे हिसाब से भूलने वाला सेक्शन नहीं है। तीनों एक साथ इसलिए लिया है, तीनों रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट बेनिफिट 1010 1010A 1010AA। क्लियर? लीव एनकैशमेंट, नाम से पता चल रहा है लीव यानी कि छुट्टी, एनकैशमेंट मतलब छुट्टी का पैसा। अभी जो रूल बता रहा हूं ये एप्लीकेबल सब कंपनी के लिए है। पहले तो गवर्नमेंट है क्या नॉन गवर्नमेंट पूछा जाएगा, सब में वही पूछा जाता है। गवर्नमेंट के लिए क्या रहेगा? क्या बात है, स्मार्ट हो गए। इन शॉर्ट आप इतना ध्यान में रखो, लोग पागल जैसा गवर्नमेंट जॉब क्यों ढूंढते हैं, उसका रीजन ये है कि आप अगर गवर्नमेंट कंपनी में हो, ग्रेचुटी मिल रहा है कितना भी अमाउंट, टैक्स नहीं भरने का, पेंशन मिल रहा है टैक्स नहीं भरने का, लीव टैक्स नहीं भरने का, एग्जाम। समझ में आया? प्राइवेट वाले बेचारे टैक्स भर रहे ना, इसलिए गवर्नमेंट जॉब लोग ढूंढते हैं। हम मेरे को भी भरना पड़ता है ना, क्या करें, प्राइवेट जॉब। ठीक है, चलिए ठीक है, छोड़ दो, यहां पे आ जाओ। नॉन गवर्नमेंट, हर इसमें 3 कैलकुलेशन था इधर, बट यहां पे 4 कैलकुलेशन है। एक्चुअल रिसीव में से माइनस करना है लिस्ट ऑफ 1 2 3 4, जिसमें पहला एक्चुअल रिसीव। नोटिफाइड अमाउंट, जब भी नोटिफाइड अमाउंट आएगा तो कोई अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया होगा, और यहां पे गवर्नमेंट ने कितना फिक्स किया है? 3 नोटिफाइड अमाउंट हुआ है अब तक। कल मैंने करवाया था एंटरटेनमेंट अलावेंस 5,000 रुपए, आज ग्रेचुटी का 20 लाख रुपए, लीव एनकैशमेंट का 3 लाख रुपए। याद रखना, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है ये सब। नोटिफाइड अमाउंट फॉर लीव एनकैशमेंट 3 लाख रुपए, नोटिफाइड अमाउंट फॉर एंटरटेनमेंट अलावेंस 5,000 रुपए, नोटिफाइड अमाउंट फॉर ग्रेचुटी 20 लाख। समझाइए? याद रहेगा, या तो जितना मिला वो, या तो नोटिफाइड अमाउंट, या फिर 10 महीने का सैलरी। एक्चुअल रिसीव में से गवर्नमेंट ये आपको डिडक्शन एग्जाम्पशन देगा। पहला 3 तो बहुत सिंपल है,
जो लास्ट वाला है उसका वर्किंग दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। लीव इक्वल टू कैश। लीव इक्वल टू कैश का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी में जब आप जॉब करते हो और आप 1 साल तक जॉब करते हो तो इसमें आपको पेड लीव होता है। कितना मालूम है? 30। 1 साल जॉब करोगे तो 1 साल में आपको टोटल 30 पेड लीव होता है। पेड लीव मतलब 30 दिन का अगर छुट्टी भी लिया ना तो भी पगार तो मिलेगा। इसे कहते हैं लीव इक्वल टू कैश। तो 1 साल काम करने में 30 दिन का पगार है। 30 दिन बोले तो 1 महीने का पगार। अगर आपने छुट्टी लिया है या नहीं लिया है वो आपके ऊपर। आपने छुट्टी नहीं लिया तो आपका 30 दिन का पगार है, उसको बोलना पड़ेगा भाई 1 साल में 30 छुट्टी होता है, मैंने लिया नहीं है, चल मेरा 1 महीने का पगार। इसे कहता हूं मैं लीव इक्वल टू कैश। 1 साल काम करोगे तो 1 महीने का पगार, 2 साल काम करोगे 2 महीने का पगार, 20 साल काम करोगे 20 महीने का पगार। अगर आपने छुट्टी नहीं लिया है तो, अगर आपने छुट्टी ले लिया है तो वह पगार नहीं मिलेगा। बात समझ में आए? क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है। तो कैलकुलेशन वैसा करेंगे ना बेटा, 15 दिन का पगार, 20 दिन का पगार, 26 दिन का पगार, वो सब कैलकुलेशन होएगा। वही तो सीखेंगे लीव इक्वल टू कैश में। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर इसने 20 साल काम किया है उसमें से कितना लीव ले लिया है। जितना ले लिया उसका पगार नहीं मिलेगा, जितना नहीं लिया है उसका उतने साल का उतने महीने का पगार कन्वर्ट होगा। 20 साल काम किया, 10 महीने का लीव ले लिया है, 10 महीने का मतलब 10 साल का लीव ले लिया है, तो बचा कितना? 10 साल। 10 साल मतलब 10 महीने का पगार। तो लीव है 10 साल तो कैश आएगा 10 महीने का पगार। समझा? तो इन चारों में जो सबसे कम अमाउंट होगा वो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(a). ए समझ में आया? क्लियर? तो ये था 3 रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर ये रिटायरमेंट बेनिफिट होता है तो आप सैलरी में ऑलमोस्ट 70% कवर हो जाते हो। टॉपिक के अंदर सैलरी का 70% पार्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा 30% जिसमें प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आने वाली है। अगर वो डन तो सैलरी खत्म होता है। क्लियर है? स्टार्ट करते आज का सम, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। मिस्टर धर्मेश गांधी, an employee of Tata Limited, covered by the Payment of Gratuity Act 1972, retires on 31st of Jan 22 after 35 years and 7 months of service. At a time of retirement, his employer paid him gratuity of 65,000 and he received rupees 50,000 being the accumulated balance of statutory provident fund. The due date of salaries and allowances etc. was first day of the next month and were paid on the due date. He was entitled to a monthly pension of 400 with effect from first day of the Feb 22, which became due on the last day of the month. Profession tax is rupees 800. Compute the taxable income of Mr. Dharmesh for the assessment year 22-23 on the basis of following further information. ये जो पैराग्राफ दिया है इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है? उसे ग्रेच्युटी मिला है, फिर उसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा मिला है, फिर उसको पेंशन मिला। ये 3 इंफॉर्मेशन उधर दिया है, इसको फुर्सत से सॉल्व करते। आगे नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया जाना पहचाना, पहले उसे ही सॉल्व कर लेते। तो उसमें क्या क्या चीजें? बेसिक सैलरी 2500 पर मंथ। हमारा साल चालू होगा अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये चालू होगा 2021 में, खत्म होगा 2022 में। एग्री? बंदा कभी रिटायर हुआ जरा बताओ। देखो पहले लाइन पे क्या बोला है, कभी रिटायर हो रहा है धर्मेश गांधी? 31 जैन को रिटायर हो रहा है भाई। 31 जैन इधर रिटायर हो रहा है। वो कितना महीना काम किया उसने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर 10 महीने का पगार मिलेगा उसको, है नहीं? बट ऐसा हुआ नहीं सर। ऐसा ही तो हुआ है,
चैताली देखो वहां पे क्या लाइन दिया है, वहां पे द ड्यू डेट ऑफ सैलरीज, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बाद देखो क्या दिया हुआ है, द ड्यू डेट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस एसेट्रा वेयर द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर ये बंदा जो है अप्रैल में काम करता है तो इसका पगार कभी मिलेगा? मई में, है या नहीं? अप्रैल का पगार मई का पगार, इसने 10 महीना काम किया है तो जैन का पगार फेब में। सर प्रीवियस ईयर में 10 महीना है, मिलूंगा नहीं। इसका मतलब इसका जो मार्च का पगार था पिछले साल का वो मुझे मिला रहेगा इस साल। तो ये 10 महीने का पगार तो था प्लस पिछले महीने का भी पगार इसी महीने में मिलने वाला है। मतलब इसका पगार का कैलकुलेशन 11 मंथ्स का होगा। आपको इस साल कितना इनकम हुआ वो कैलकुलेट कर। सर 31 को रिटायर हो रहा है, जैन में रिटायर हो रहा है, पगार फेब में मिल रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर ही में है ना, तो 10 महीने का तो पगार है ही है उसको, प्लस पिछले साल के मार्च का पगार भी इस साल उसको मिलने वाला है। समझा क्या? क्या बाउंसर बाउंसर गायत्री बाउंसर और किसको बाउंसर? चलिए ठीक है, कोई नहीं। गवर्नमेंट क्या बोलने वाली, इस साल आपको जो भी इनकम हुआ है तो इनकम मुझे 10 महीने का होने वाला है। ये तो बेसिक था भाई, अप्रैल से जैन 10 महीना, बट अप्रैल का पगार अप्रैल में नहीं है, मई में, मई का जून में, तो जैन का फेब में। सर प्रीवियस ईयर में आ रहा है, मतलब ठीक है, फिर 10 महीने का पगार तो फिक्स है बराबर। इस साल 10 महीने का पगार तो इस साल का मिल रहा है, बट पिछले साल के मार्च का पगार उसने बोला है जो भी महीना खत्म होता है उसके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे पगार मिलेगा। अप्रैल में हूं मैं, बराबर है, मुझे अप्रैल के 1 तारीख को मार्च का पगार मिला, तो गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगा मार्च में दिखा, नहीं, मार्च में मिला था क्या पिछले साल? नहीं, वो पगार मुझे इस साल मिला, तो भाई इस साल का इनकम हो गया ना वो। समझा? तो एक तो एक्स्ट्रा पगार आ गया, प्लस ये 10 महीने का तो पगार है ही है मेरे पास, क्योंकि मैं अप्रैल से जैन काम कर रहा हूं, 10 महीना तो काम इस साल कर ही रहा हूं। जैन का पगार फेब में मिल रहा है, बट मिल रहा तो इसी साल है ना। मार्च का पगार आने वाले साल में जाएगा, मतलब जब मैं इधर का कैलकुलेशन करूंगा अप्रैल से जैन तक का है, फेब का है, मार्च, बट इधर मार्च का कैलकुलेशन नहीं आएगा क्योंकि ये मार्च नेक्स्ट ईयर में जाएगा। बात समझा? तो अभी एज पर दिस मुझे कितने महीने का पगार आने वाला है? 11 महीने का। ये बेसिक पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे इस टाइप के सम्स में। क्लियर? पक्का समझा? तो यहां पे उसको बेसिक सैलरी 2500 पर मंथ, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना लोगे? 2500 फॉर 11 मंथ्स, 27,500। लॉजिक क्लियर? पक्का? उसने बोला है द ड्यू डेट फॉर सैलरीज एंड अलावेंस, अलावेंस को भी सेम चीज है। देखो वहां पे नीचे हाउस रेंट अलावेंस पर मंथ बोला है 400 रुपए, जिसका टैक्सेबल वैल्यू है 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव। HRA, हाउस रेंट अलावेंसेस। हाउस रेंट अलावेंस कितना मिल रहा है बंदे को? देखो 400 रुपए पर मंथ, बराबर है, मतलब 4,400 लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 13A। पहले सब में बताया था मैंने, हाउस रेंट अलावेंस 10, 13A कितना एग्जाम? 50%, यानी कि 2,200। बाकी तो टैक्सेबल होगा 2,200। अरे बात समझा? उसने बोला 50% टैक्सेबल है तो 50% एग्जाम्प्ट हुआ ना। क्लियर पवार? और आगे क्या दिया है? आगे दिया है प्रोजेक्ट अलावेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल का प्रोजेक्ट अलावेंस मिला। प्रोजेक्ट अलावेंस कितना? 12,000। अभी इधर मंथली कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे, साल का मिल गया ना, तो इधर मंथ थोड़ी दिखाएंगे, जितना मिला उतना दिखाना पड़ेगा। बात समझा? ऐसा नहीं कि 10 महीना तो 10 महीने का दिखाओ, 12,000 पूरा मिल गया है, वो थोड़ी बोल रहा है कि पैसा लौटा दो 10 महीने के हिसाब से, बोला है क्या? नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बोनस दिया है। कितना बोनस दिया है देखो जरा, तो बोनस दिया है पूरे साल का 3,600। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है इन रिटायरमेंट ऑन
encashment of earned leave at his credit of 15 month he received 37,500। मतलब लीव एनकैशमेंट भी इस क्वेश्चन में दिया है। और कुछ है क्या देख लो, खत्म हो गया। मतलब अब हम ग्रेच्युटी के ऊपर फोकस करेंगे, पेंशन के ऊपर फोकस करेंगे, लीव एनकैशमेंट में फोकस करेंगे, और एक वर्ड है वहां पे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। क्लियर? हमेशा याद रखो, कभी ऐसा स्टैट्यूटरी वर्ड आ गया ना चैताली, आंख बंद करके बोलने का तू एग्जम्प्ट है। स्टैट्यूटरी का मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट क्या होता है? तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको उसका पैसा मिल रहा है, वो आपके लिए एग्जम्प्ट है। समझ में आया? तो वहां पे अपने को स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कुछ 50,000 मिल रहा है, एग्जम्प्ट, बराबर, बट ग्रेच्युटी मिल रहा है। तो भाई आ जाते हैं ग्रेच्युटी की तरफ। ग्रेच्युटी कितना मिला? मतलब ये मेरा एक्चुअल रिसीव्ड है, माइनस यानी कि एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10). भाई माइनस करने का इधर देखना पड़ेगा कौन सा कंडीशन लगने वाला है। तो पहले लाइन पे दिया है इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, देख लो वहां पे बोला है कवर्ड अंडर है, पहले लाइन पे ना, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, बराबर। चलिए मतलब उसका ये 3 कैलकुलेशन आएगा। एक्चुअल रिसीव्ड कितना है? तो पहला कैलकुलेशन 65,000, सेकेंड नोटिफाइड अमाउंट 20 लाख, तीसरा कैलकुलेशन 15 दिन का सैलरी, तो 15/26 इंटू लास्ट मंथ पगार कितना था 2500 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। इस बंदे ने कितना साल काम किया है क्वेश्चन में दिया है, आफ्टर 35 ईयर्स 7 मंथ्स। कंप्लीटेड का मतलब होता है कि 6 महीने से ज्यादा आना चाहिए। जैसे 35 ईयर्स 7 मंथ्स बोला है, 6 महीने से ज्यादा हो गया तो राउंड ऑफ कर देने का। तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? नंबर ऑफ ईयर्स में 35 ही आता, 36 नहीं। फर्क समझ में आ गया? नंबर में पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटेड में 6 से बड़ा है तो आप ऐड करो। 5 नहीं बोला, 6 बोला मैंने, क्योंकि हाफ ईयर होता है। बात समझ में आया? 12 महीने का कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, बताओ कितनी? 51,023.23 चलेगा। तो अपने पास 3 अमाउंट आ गया। इसने बोला जितना मिला है उसमें से जो लिस्ट है 1 2 3 में लिस्ट 51, यहाँ पे एग्जम्प्ट आ जाएगा 51,923, समझा? माइनस करके ग्रेच्युटी का अमाउंट कितना? 7,077। क्लियर है? पक्का 100%? रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ नहीं, वो रिकॉर्डिंग चालू है ना अपना? अरे हाँ ना, अभी क्या नाम पढ़ लेगा किसका फोन है? यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। ग्रेच्युटी के बाद क्या है? उस बंदे को क्या मिला है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 50,000। मैंने क्या बताया? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या है? एग्जम्प्ट। दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? द ड्यू डेट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस वेर फर्स्ट डे द नेक्स्ट मंथ एंड वेर पेड ऑन द ड्यू डेट। He is entitled for a monthly pension of 400 with the effect from 1st Feb। कहीं पे भी ऐसा वर्ड दिया है क्या? उसने कम्यूट किया ऐसा? उसका पेंशन 400 रुपया, खाली इतना ही बोला लिजन, और बोला ही नहीं कि उसने कोई कम्यूट वगैरह क्या किया है। इसका मतलब इट इज अनकम्यूटेड पेंशन, और अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होता है। जैन तक वो जॉब कर रहा था 31st, उसके बाद रिटायर हुआ, उसे कितने महीने का पेंशन मिलेगा इस साल? 2 महीने का, फेब का और मार्च का। और ये फेब का पैसा फेब में मिलेगा, मार्च का पैसा मार्च में। तो ऐसा क्यों बोला है उसने? पेंशन का जो पैसा है वहां पे दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ फेब 22 विच बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। समझा? मतलब भाई इसका पैसा लास्ट डे पे ही मिल जाता है। इन शॉर्ट यहाँ पे फेब का पैसा मार्च में, मार्च का पैसा अप्रैल में, ऐसा नहीं है। मतलब उसको पेंशन कितने महीने का मिलने वाला है? 2 महीना। इसे हम कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अरे समझा? अनकम्यूटेड पेंशन कितना? तो 800 आ जाएगा। अरे समझा?
उसके बाद है प्रोफेशन टैक्स, ये तो डिडक्शन में जाने वाला है। और कुछ है लीव सैलरी, लास्ट वन है लीव सैलरी, लीव एंड कैशमेंट। कितना मिला है लीव एंड कैशमेंट, देखो वहां पे लास्ट लाइन पे दिया ना लीव एंड कैशमेंट, 37,500। इस बंदे ने कितना साल काम किया है, 35, कैलकुलेशन 36 का है बट काम कितना किया है, 35 years 7 months। भाई मंथ तो कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब लीव इक्वल टू कैश कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट होगा लिजन, 35 साल काम किया है तो 35 महीने का सैलरी मिलेगा। अगर तुमने छुट्टी नहीं लिया है तो क्वेश्चन में दिया है इन रिटायरमेंट ऑन एनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव ही क्रेडिटेड फॉर 15 मंथ, मतलब 15 महीने का छुट्टी उसने ले लिया है। तो 15 महीने का मतलब 15 साल खत्म हुआ, तो इसमें से 15 साल खत्म हो गया तो बचा कितना, तो मतलब अपना 20 महीने का छुट्टी बाकी है। 20 महीना मतलब 20 मंथ्स का सैलरी, और इसका सैलरी कितना है 2500, तो 20 इंटू 2500 50,000। अरे समझा। तो अब ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, तो वहां पे देखो पहला कैलकुलेशन है एक्चुअल रिसीव, बंदे को मिला 37,500 बराबर। सेकेंड नोटिफाइड अमाउंट कितना 3 लाख। तीसरा 10 महीने का पगार, पगार कितना यहां पे इसको 2500 इंटू 10 मतलब 25,000। एंड लीव इक्वल टू कैश ऑलरेडी कैलकुलेट किया 50,000। अमाउंट समझ में आया क्या, आया नहीं, 1 2 3 4 में कम, समझ में आया। तो इसको एग्जाम्शन मिलेगा लेस, एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010 AA कितना डिडक्शन मिलेगा 25,000 विच इज 12,500। सम क्लियर हुआ। और कुछ है नहीं, मतलब इसका टोटल ले लेंगे, जो टोटल आएगा इसे कहोगे ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। कितना आ रहा है देखो टोटल करके 71,677। अरे समझा, इसके अंदर आपको गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 पूरा, एंड सेकेंड है प्रोफेशनल टैक्स कितना 800, क्वेश्चन में दिया है। दोनों माइनस कर दो फटाफट, नेट टैक्सेबल सैलरी कितना, कितना 20,877। सम क्लियर हुआ। देखो आज ये सम इसके साथ लेने का रीजन ये था कि अभी अभी कोरा कोरा ही है, थोड़ा दिमाग में अगर कुछ बैठ जाता है तो क्या दूसरे सम्स को आप कर सकते हो रिकलेक्ट करके, इसलिए मैंने कंसेप्ट और सम को साथ में ले लिया। क्लियर है क्या। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।